हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। आज हम लोग 29 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको डिस्कशन करेंगे। और थोड़ी सी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और हो सकता है आपको उतना एनर्जेटिक सेशन ना लगे, बट आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। और पूरा प्लीज़ देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके अप्रैल अटेम्प्ट में रिपीट होंगे, तो पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ में, और इस वजह से थोड़ी सी मेरी लाउडनेस जो होगा वो थोड़ा सा लो होगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 1.24 ग्राम ऑफ AX2 है जिसका मोलर मास दे रखा है, डिजॉल्व होता है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है मुन्ना, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विच बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, वाइल दूसरा AY2 है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का, एक्चुअली में मेरा माउथ में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वजह से मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। बट एनी हाउ, प्लीज़ रिक्वेस्ट किया आप लोग पूरा सा देखिएगा, और इतना अगर इफर्ट डाल रहे हैं तो जरूर से इसको लाइक कीजिएगा सेशन को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्थ के बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइम रहते हुए सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है। फॉर अगर मैं बात करूँ AX2 के लिए, अगर मेरे मुन्ना AX2 के लिए आप देखोगे मास आपको दे रखा है और मोलर मास दे रखा है, तो आप मोल निकाल लोगे। बिल्कुल सर, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास, ठीक है सर, गिवन मास 1.24 है, डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 124। तो यहाँ से कितना आ गया, मोल कितना आ गया मुन्ना, अगर यहाँ पर इसको कट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यह आ गया 0.10 मोल आ गया। ये क्या आ गया, मोल सॉल्यूट का। हमसे पूछ क्या रहा था कि बताना है डिसोसिएशन कितना हुआ है, कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ है या थोड़ा सा कम आयनाइज्ड हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो सर, अगर हमको टी, गौर से देखो यहाँ पर, ये टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है टीबी बॉइलिंग पॉइंट का माइनस टीबी, समझ रहे हो, यही होता है, यही होता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी आपको यही होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी की वैल्यू कितना दे रखा है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 100.0156, ठीक है मुन्ना। माइनस अगर 100 करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 0.156 डिग्री सेल्सियस। और यही हमारा डेल्टा टीबी आ गया। इस फॉर्मूला से डेल्टा टीबी अगर बात करूं तो हमारा आई क्या होता है, वन शॉपमैन फैक्टर, जो बताता है हमारा मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हुआ या कितना एसोसिएट हुआ, KB, ठीक है, इंटू एम। एम क्या होता है, यहाँ पर मोलालिटी होता है, इसीलिए हमने मोल से निकाला। तो डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.156, ठीक है मुन्ना, इक्वल टू आई हमको निकालना है। केबी क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, ध्यान से देखो, इसके लिए केबी दे रखा है, केबी वाटर में डिसोसिएट कर रहा है दोनों के लिए, तो वाटर का 0.52 केबी होता है, ठीक है, इंटू एम। एम क्या होता है, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है मुन्ना। तो मोल्स कितना है 0.10, ठीक है, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना ग्राम यहाँ पर दे रखा है, 1 kg ही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप जैसे सॉल्व करोगे आई की वैल्यू यहाँ से अप्रॉक्स 3 के आसपास आएगा। 5 3 जा देखो 15 होता है, ये 0 से 0 पूरा कट जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ कैलकुलेट करोगे ना तो आई की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। जैसे सॉल्व करोगे आई की वैल्यू 3, कैसे देखो 5 3 जा 15, ये अप्रॉक्स 3 के आसपास गया, ये 0 से 0 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर 2 0 इधर 1 0, तो पूरा आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपको 3 आ जाएगा। जैसे आई की वैल्यू 3 आया, मतलब आप समझो कि अगर हमारा मॉलिक्यूल, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर मेरा मॉलिक्यूल मानना क्या है, AX2 है, अगर हमारा मॉलिक्यूल मानना क्या है, AX2 है, तो ये डिसोसिएट होगा, कैसे डिसोसिएट होगा, A प्लस का 2 प्लस का सर 2x माइनस, ठीक है मुन्ना, A प्लस का 2। और इसके लिए अगर n की बात करोगे तो n के इसके लिए क्या है, इसके लिए n, 2 यहाँ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने के बाद कितना बच गया, 3। तो अगर हमारा I इक्वल टू अगर n हो जाए तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइजेज होता है। एक बच्चा बोलेगा सर ये तो हमको समझ में आ गया, एक यहाँ से भी कर सकते हो क्या, अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है, I-1 डिवाइड माइनस n-1, इस रिलेशन से भी आप निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से 100% आ जाएगा। अरे आई की वैल्यू 1 है तो 0 हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू 100% हो जाएगा, समझ रहे हो, 100% आयनाइज हो रहा है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने अभी किसके लिए किया है, AX2 के लिए किया है, किसके लिए किया मुन्ना, AX2 के लिए किया। आप क्या कर सकते हो, AX3 के लिए सॉल्व कर सकते हो। AX3 के लिए सॉल्व करोगे तो AX3 के लिए मतलब AY2 के लिए, तो AY2 के लिए भी आई की वैल्यू कितनी आएगी,
वन आएगा मतलब 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो रहा है। तो ये आपको पता चल गया होगा दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा AX2 एंड AY2 बोथ आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, बोथ आर फुल्ली आयनाइज्ड। समझ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। वन सॉल्वमेंट फैक्टर निकाल के अल्फा निकाल के देखना होता है कि 100% हो रहा है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज है, आयरन है, टेक्टेनियम है, रुडियम है और रेनियम है, ऑस्मियम है। अब देखो, अगर आप ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का एनसीईआरटी एग्जांपल में ना, मतलब एनसीईआरटी के बुक में आपको ये ग्राफ दिया है और एग्जांपलर में आपको ये क्वेश्चन में करा रखा हूं। देखो क्या कह रहा है, अगर आप देखोगे ग्राफ में, ये कौन सा सीरीज है, ये 3D सीरीज है पहला, ये कौन सा सीरीज है, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। समझ रहे हो। अब मैग्नीज और आयरन में देखो, मैग्नीज यहां पर है, आयरन यहां पर है। तो अगर मैग्नीज आयरन में देखोगे तो तुम आयरन का ज्यादा होता है मैग्नीज की तुलना में, कौन सी 3D सीरीज में। वहीं अगर बात करो टेक्टिनियम और रुबिडियम में, तो रुबिडियम का क्या होता है, ज्यादा होता है टेक्टिनियम की तुलना में। बट यहाँ पर ये डिप देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर क्या होता है वोल्फ्रम, या फिर अब यहाँ पर हमको रेनियम और ऑस्मियम दिया हुआ है, तो हम देखोगे ऑस्मियम का क्या हो जाता है मुन्ना, कम हो जाता है रेनियम की तुलना में। तो बस इस क्वेश्चन में आपको देखना था, आयरन का यहाँ पर ज्यादा है, रोडियम का यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर रेनियम का ज्यादा है। बिल्कुल आंसर नंबर हमारा फर्स्ट विल बी सही आंसर। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के टेबल में आपको, एनसीईआरटी के बुक में आप जैसे जाओगे तो वहां पर ये टेबल दे रखा है, वहां से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूँ डीएनएफ ब्लॉक के लिए आपको जो मैंने अपने नोट्स दे रखा है, वो नोट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी कायदे से करके चले जाओ डीएनएफ ब्लॉक में, तो क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन A2 + B2। अच्छा, हमको दे रखा है, मैकेनिज्म दे रखा है, पहला फास्ट ऑर्डर है, पहला फास्ट है, दूसरा स्लो है। तो रेट क्या होता है मुन्ना, अगर मैं आपको बोलूं रेट क्या होता है तो तुम बोलोगे सर के, ठीक है। स्लो ऑर्डर का जो देखो तो स्लो ऑर्डर में क्या है मुन्ना, A⁴ और B टू दी पावर क्या है मुन्ना, B टू दी पावर क्या है 1। कैसे सर, क्योंकि हमारा ये स्टेप क्या है मुन्ना, स्लोएस्ट स्टेप है। ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। तो यही क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बताता चलूं कि जो स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका स्लो स्टेप जो है यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर अगर हमको किस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है A2B2, तो हमारा इस रिएक्शन के लिए हमारा A2B2, तो देखो B2 तो हमारा रिएक्टेंट साइड है, बट A1 हमारा क्या इंटरमीडिएट है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वाला है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अगर इसको हटाने के लिए तो हम कौन सा स्टेप का ले सकते हैं सहारा, कौन सा स्टेप का सहारा ले सकते हैं, आप पहला वाला के ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं पहला वाला रिएक्शन के लिखूं तो K1 क्या आ जाएगा, K1 क्या आ जाएगा, रेट दिया हुआ है। तुम बोलोगे सर मतलब इसके लिए रेट क्या आ जाएगा, K1 टाइम्स A टू दी पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिख रहा है, अरे दिख रहा है मुन्ना, दिख रहा है ना आपको, A1 टू दी पावर 1। समझ रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। यहां से भी तुम ले सकते हो और वहां से भी ले सकते हो, दोनों भी बात सही है, ठीक है। एक सेकंड दे दो, जस्ट एक सेकंड, गिव मी एक सेकंड। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, जब मस्ट एक सेकंड दे दो, मैं चेक कर लेता हूं। ओके ओके, इस क्वेश्चन में देखो मुन्ना क्या है, यहां पर इस रिएक्शन के लिए आपको K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड क्या दे रखा है, सही है। इस रिएक्शन के लिए, पहले वाले रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम क्या होता है, K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड, ये पता है। इक्वल टू क्या होता है, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, A इंटू A, ठीक है मुन्ना, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो A2। ये समझ में आया कैसे यार, इक्विलिब्रियम से लिखना स्टार्ट किया हूँ, ये इक्विलिब्रियम में लिखा जाता है ना ऐसे, बिल्कुल सर। तो यहाँ से K फॉरवर्ड क्या है, K फॉरवर्ड है K1, K बैकवर्ड क्या है K माइनस, समझ रहे हो। इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा A मतलब A का स्क्वायर, ठीक है मुन्ना, डिवाइड बाय A2, ठीक है। तो यहां से अगर मेरे को A का कंसंट्रेशन चाहिए तो A का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे सर अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट चला जाएगा, A2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 का कंसंट्रेशन और होल टू द पावर K1, और इधर सर क्या आ जाएगा K-1, समझ रहे हो, ये आ गया। अब ये का जो कंसंट्रेशन है इसको उठा के मुन्ना यहाँ पर क्या कर दो, आप चिप दो। यहाँ पर जैसे चिपोगे तो यहाँ पर A2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो, रेट क्या आ जाएगा, बहुत इजी से बता रहा हूं आपको। ये वाला चीज कहां से लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखा जाता है K इक्विलिब्रियम बराबर K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, समझ रहे हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, रेट इक्वल टू, अगर मैं आपको बोलूं तो K और एक के कंसंट्रेशन को हटा के लिख सकते हैं A टू दी पावर 1/2, A टू दी पावर स्क्वायर रूट 1/2 इंटू यहाँ पर क्या है B टू दी पावर 1 है, और यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब K1 अपॉन
के -1, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/2। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया टाइप का इक्विलिब्रियम बना लेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो के इसको हम दे देते हैं न्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, इसको a टू दी पावर 1/2 और इधर b टू दी पावर 1। अब देखो, अगर ये फाइनल आप रेट लॉ में देखोगे तो यहाँ पर a टू दी पावर 1/2 है और b टू दी पावर 1 है, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअल जो ये रिएक्शन दिया है इसका पावर कितना है उसी को हम लोग ऐड करते हैं। इसका पावर रिएक्टेंट का पावर में कितना होता है, रेट लॉ वही तो बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है। तो यहाँ से अगर n कैलकुलेट करोगे मुन्ना, तो इसके लिए n कितना आ जाएगा 1/2 + 1, तो यानी क्या आ जाएगा 3/2। समझ में आया? तो आंसर 3/2 मतलब 1.5, समझ रहे हो, इसका मतलब 1.5। तो ऐसे क्वेश्चन ना आपको बहुत सारे, मतलब लिटरली कह रहा हूं, जो बच्चा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के गया होगा बेसिक, और अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर की होगे तो आपको ढेरों क्वेश्चन ऐसे कराए जाते होंगे। ढेरों मतलब लिटरली बहुत सारे आपके मतलब कॉपी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अब ये ना क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, सच बताऊं तो लिटरली बोर्ड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखोगे 4 Mg2+ Ag2+। अब देखो मैं रिएक्शन यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सेल रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या है मुन्ना? Mg है, ठीक है। ये किस में जा रहा है मुन्ना? Mg2+ में जा रहा है। किस में जा रहा है? Mg2+। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बोलो कोई डाउट? नहीं सर। अगर Ag बोलूं, Ag क्या करेगा मुन्ना? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Ag। अच्छा, अगर हमको सेल रिएक्शन बैलेंस करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा? कैंसिल हो पाएगा। अरे बोल दो ना हाँ या ना। बिल्कुल। अगर इतना बात तुम्हें समझ में आ गया, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल, नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे सर Mg इधर है, इधर सर हो जाएगा 2Ag, इधर क्या आ जाएगा मुन्ना? थोड़ा मेरे को बोलने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना यार आप लोग। इधर हो गया Mg2+ और इधर क्या आ गया? 2Ag। ये हमारा सेल इक्वेशन आ गया। अब जब सेल इक्वेशन हो गया तो ई सेल बराबर क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या आता है? E0 सेल, ठीक है मुन्ना। इधर होता है NF, तो N की वैल्यू कितना है? कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। कितना इलेक्ट्रॉन को चेंज हुआ? 2। तो 2 और इधर क्या होता है? RT/NF होता है ना मुन्ना, माइनस का RT/NF। तो N कितना है? 2। F = ln प्रोडक्ट में क्या है? कंसंट्रेशन Mg2+ का कंसंट्रेशन, ठीक है मुन्ना। और रिएक्टेंट में क्या है? Ag। लेकिन ध्यान रखेंगे Ag का कंसंट्रेशन में क्या है? 2 है। Ag का कंसंट्रेशन में गौर से देखो स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आ सकता है? इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आ सकता है? लिटरली मैं कह रहा हूं बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली इस क्वेश्चन में। अच्छा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उल्टा लिख दिया क्या? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट, अच्छा ओके। इसने क्या किया है? ये हमारा आंसर आया, इस गरीबों ने क्या किया? इसको पलट दिया। जैसे पलटोगे मुन्ना, इसको अगर पलटोगे तो यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस कॉमन आके, मतलब रे लॉग, अगर मैं बात करूं लॉग, यहां पर मैं एक देखो, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बताता हूं, लॉग 1/a को लिख सकते हैं लॉग ए और माइनस, समझ रहे हो? ये माइनस a की पावर -1 तो माइनस a भी आ जाएगा। तो यही चीज को इसने यहाँ किया है। अब इसके बाद क्या करा? इसको पलटा, तो पलटा 2 की पावर मतलब Ag की पावर -2 आया, -2 को इधर ले गया, तो ऊपर में 2 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। पहला वाला आंसर अपना सही है, समझ में आया? अरे यार, इसने 2 को नीचे था तो -2 हुआ, -2 यहीं पर आ गया, लॉग की पावर खत्म हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आंसर निकालने के बाद ध्यान रखना था, घबरा के ऑप्शन मत देना, नहीं तो गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ डेल्टा नॉट। देखो वैसे डेल्टा नॉट से स्टेबिलिटी नहीं बताते हैं, इसको CFS से लिखना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपने को उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अब डेल्टा नॉट क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, कितने बार में बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, Mn कितना में है? तुम बोलोगे सर Mn किस में है? मैंगनीज किसना में है मुन्ना? प्लस का 3 में। कैसे? -6 + 3। अरे यार, इसका निकाल दोगे x माइनस का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो? x -6 = सर -3। तो यहाँ से x कितना आएगा? +3। वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो जैसे यानी आया। अब मैंगनीज किस में होता है? स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। 3d5 होता है, 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3d4 आ गया। अब एक बात समझो, आपको ये पता है कि ये हमारा d ऑर्बिटल है, ठीक है। ये टूटता है, किसमें टूटता है सर? इधर होता है सर Eg, इधर होता है T2G। ये पता है? नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए मुन्ना, बहुत बेसिक सी बातें हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं आपको बता रखा हूँ। अरे हाँ या ना? अब देख मुन्ना, ध्यान से समझना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, गौर से दिख रहा हो ना, 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ क्या हो गया? ये हो गया T2G, और इधर क्या होता है? ट्रिपली जनरेट, इधर होता है इक्वली जनरेट, समझ रहे हो? तो ये होता है बैरी सेंटर, इधर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देख 4 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हैं आपको ये भी पता है। इधर क्या होता है? इधर होता है मुन्ना, नीचे आया ना तो माइनस का, क्या माइनस का? 2/5 डेल नॉट। इधर क्या होता है? ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा? प्लस का, कितना हो जाएगा? 3/5 डेल नॉट। सर ये कैसे याद रखते हो? देखो 5 टोटल एनर्जी था, ऊपर बेटा 2 में गया तो ऊपर का नीचे का एनर्जी,
अरे नीचे 3 है तो ऊपर 3 लिखते हैं, ऊपर 2 है तो नीचे 2 लिखते हैं। तो अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन? अब कुछ नहीं, डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है तो तुम बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, इसीलिए पेयरिंग करा दिया। तो 4 इंटू इसका वैल्यू माइनस का 2/5 डेल्टा नॉट, समझ रहे हो? तो ये कितना निकला, माइनस का 8/5 डेल्टा नॉट, समझ रहे हो? उसी तरीका से आप जिस तरीका से ऑप्शन नंबर 1 निकाले हो उसी तरीका से आपको क्या करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीओ किस में है, ध्यान से देखो, सीओ किस में है सर, ये +2 में है, समझ रहे हो? तो कोबाल्ट +2 में क्या होगा, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, निकेल कॉपर जिंक, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, तो 3d7 होता है। इसका क्या आ जाएगा सर, 3d7। तो 7 इलेक्ट्रॉन विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 7 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराओगे। 7 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कहां पर होगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब डेल्टा नोट दूसरे वाले के लिए निकालते हैं। तुम बोलोगे सर इधर कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस का 2/5 डेल्टा नोट, समझ रहे हो? प्लस का सर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, अरे हाँ या ना, तो सर क्या हो जाएगा सर, इंटू क्या 1 इंटू ऊपर का कितना 3/5 डेल्टा नोट। ये CFSE वैल्यू कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाता होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 12/5 डेल्टा नोट प्लस का 3/5 डेल्टा नोट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मुन्ना, माइनस का 9/5 डेल्टा नोट। तो नो डाउट इसके लिए पहले वाले का ये निकला, दूसरे वाले का ये निकला, तो भैया ये वाला वैल्यू ज्यादा छोटा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर CFSE वैल्यू के हिसाब से। तो किसका CFSE, जितना CFSE वैल्यू उसके हिसाब से आप तीसरे वाला का फिर से निकालो। तीसरे वाले का क्या है मुन्ना, गौर से देखो, फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Fe कितना में है, +2 में है। तो स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, आयरन 3d6 होता है, यहाँ पर 3d6, तो 3d6 के लिए कितना निकल जाएगा। अगर आप बात करो तीसरा ऑप्शन के लिए तो यहाँ पर 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माइनस 3/2 डेल्टा नोट, 3 माइनस का 2/5 डेल्टा नोट, कितना निकल गया, माइनस का 12/5 डेल्टा नोट। तो इसके CFSE और कम हो जाएगा। अगर वहीं पर देखो यहाँ पर ये +3 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 5, तो इसका हो जाएगा 5 2 10। लास्ट वाला ऑप्शन के लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा नोट कितना आ जाएगा, यहाँ इस ये A के लिए है, ये B के लिए है, ये C के लिए है, ये D के लिए यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेगा तो 5 इंटू माइनस का 10/5 डेल्टा नोट। अब यह डेल्टा नोट मैंने चारों का निकाल दिया, सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा आ गया आपको ऑप्शन नंबर C, तो थर्ड वाले का। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद A वाला का सबसे कम। तो आंसर अपने को दिख रहा होगा, मतलब ये थर्ड वाला विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है, बस डेल्टा नोट निकालना था, जिसका डेल्टा नोट ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, समझ रहे हो, CFSE वैल्यू के हिसाब से। अगला क्वेश्चन कह रहा था द रेडिया ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर मैं आपको बात करूं Mg, गौर से देखो मुन्ना, यहाँ पर क्या है, Mg2+ है, ठीक है सर, Mg2+ है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, Na+ है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर F- है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और O2- है, इसके पास भी। अब देख इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सर कहाँ पर, प्रोटॉन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है प्रोटॉन सर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अरे इससे बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज लार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं आपको बात करूं इलेक्ट्रॉन, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भैया पीरियोडिक टेबल में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट जो आपको याद होना चाहिए, हाँ या ना। यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। वहीं अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली में बात करूं तो ऑक्सीजन में सबसे पहले सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलेनियम का, फिर पोलोनियम का, और सबसे कम क्या होता है, ऑक्सीजन का। भैया ये दोनों याद रखना, एक्सेप्शन केस है। अभी तो आपको इस ग्रुप में कुछ और पूछा है, बट हो सकता है कल के डेट में ऑक्सीजन फैमिली से पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पूरे फैमिली में सबसे नीचे होता है। तो भैया ये भी आंसर अपना सही है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो क्लोरीन में बहुत ज्यादा हमको एनर्जी हमको क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या मुन्ना, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आसानी से कर ले जाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर मैं बोल दूं आपसे पूछूं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मुन्ना, तो तुम बोलोगे सर न्यूक्लियस लवर। क्या होता है, न्यूक्लियस लवर, जो भैया न्यूक्लियस से प्यार करता है। न्यूक्लियस लवर मतलब क्या होगा, इसके पास क्या होगा, अगर न्यूक्लियस लवर है मतलब प्रोटॉन को ढूंढ रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज मतलब बोले यही तो, अरे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इसके पास क्या होगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा, या तो इसके पास क्या होगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा, और नहीं तो क्या हो सकता है, और लोन पेयर हो सकता है। अरे नहीं समझ में आया, या तो निगेटिव चार्ज होगा, या तो लोन पेयर होगा, और रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, वही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो? तभी तो ये प्रोटॉन को ढूंढेगा, तभी तो न्यूक्लियस को ढूंढेगा। तो चल यहाँ पर देखते हैं मुन्ना, यहाँ पर इसके पास क्या है सर, लोन पेयर। बहुत सही, तो पहला वाला होगा।
PHSS के साथ अगर आप देखोगे सल्फर के पास भी क्या है, लोन पेयर, ये भी होगा। यहाँ पर इस सल्फर के पास लोन पेयर है, ये भी होगा। यहाँ पर इसके पास क्या है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, रिच है मुन्ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये भी होगा। यहाँ पर OH माइनस बिल्कुल निगेटिव चार्ज है, H3O प्लस, भैया ये नहीं हो सकता है, इसके पास कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, न लोन पेयर है। अरे कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऑक्सीजन, अरे गादा, बीच वाला जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, मतलब ऑक्सीजन है ना, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O, इधर है हमारा CH3, ये CH3। अगर मैं आपको बताऊं ये वाला जो कंपाउंड होता है ये गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, उसका रीजन बताता हूं। इधर होता है डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो ये डेल पॉजिटिव के कारण ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सिमिलर वे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन इधर क्या है मुन्ना, डबल बॉन्ड, ठीक है, और इधर हमारा है इधर CH3, तो देखो यहाँ पर फिर से इधर हमारा क्या आ जाता है, डेल पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाता है, अरे डेल निगेटिव, समझ रहे हो। तो ये दोनों जो कंपाउंड है, ये दोनों जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यही 5 के 5 जो कंपाउंड है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, मतलब वो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इजिली दे दिया। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम पी ब्लॉक एलिमेंट दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख मुन्ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, तो खुद कितना जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस मोर इजिली, रिड्यूस्ड मोर इजीली, समझ रहे हो। अगर बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद क्या होगा, सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा मोर इजीली। मतलब सर इसका SRP वैल्यू क्या होना चाहिए, SRP वैल्यू क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो SRP वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे मुन्ना, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कैसे पता चला सर रिडक्शन पोटेंशियल, अरे 4 से सर 2 में जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, 4 से 2 में जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, 3 से 1 में जा, 3 से 0 में जा रिडक्शन पोटेंशियल 3, तो मतलब ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस, यानी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे समझ में नहीं आया, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया, प्रेडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमको क्या SRP वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, 1.67 विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखो आपको पता होना चाहिए PB किसमें है मुन्ना, +4 में है, और PB +4 से PB +2 में दिखाना चाह रहा है। अब देखो तुम्हें पता होता है PB +2 में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बिल्कुल दूसरे को क्या करेगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद जल्दी से रिड्यूस होना चाहेगा। आपको पता भी है इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ाया भी जाता है, वैसे इस क्वेश्चन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है मतलब मोर SRP ढूंढ लो या लेस SOP ढूंढ लो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम ढूंढ लो या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा देख लो। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से, अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो ना, मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, आपके किसी भी तरीका से आपके 40 50 60 मिनिमम नंबर कह रहा हूँ, जीरो लेवल पर हो तो भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। बस इस सीरीज के पूरे वीडियो सॉल्यूशन को आप एक एक करके ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड अमंग द फ्लोइंग आर, इस सब में से स्टीम वोलाटाइल कौन है। देखो स्टीम वोलाटाइल वही होगा जिसके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप मुन्ना गौर से देखोगे इस क्वेश्चन में, यहां पर क्या है, OH है, आपको पता भी होता है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूं। इधर OH है, इधर क्या है, NO2 है, इधर N, इधर बॉन्ड मुन्ना ध्यान से देखो, इधर O है, ठीक है, इधर O है और इधर क्या है O। तो देखो मुन्ना इस दोनों के बीच में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलर वे एक और कंपाउंड है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नया कोई चीज बता रहा हूँ। इधर है N, ठीक है, NH2 है ना, इधर H, इधर H, ठीक है मुन्ना, NO2 है ना, इसमें क्या है, एक सेकेंड, इधर इसमें क्या है N, इधर है मुन्ना H, इधर है H, समझ रहे हो, और इधर क्या है N, इधर है O, इधर है मुन्ना क्या, इधर डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस दोनों के केस में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस दोनों के केस में क्या होता है मुन्ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इसका डिसोसिएशन नहीं हो पाता, इसलिए जल्दी से स्टीम वोलाटाइल हो जाता है और जल्दी से वेपर बना लेता है, समझ रहे हो। तो ये दोनों के दोनों हमारा आंसर कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला सही आंसर है, ये वाला सही आंसर है, A एंड B आर आवर करेक्ट आंसर। भैया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, इंटरमोलिकुलर हो जाएगा, तो A एंड B आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के गए होगे, आपको NCERT में लाइन लिखा होता है कि जहां जहां हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहीं पर स्टीम वोलाटाइल होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अगर मैं बताऊं, कह रहा है, एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आप कर ले जाओगे। इधर है Br, इधर है Br, समझ रहे हो, और इधर हमारा एक ग्रुप दिया हुआ है कि NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मुन्ना, ठीक है। इधर हमारा कुछ रिएजेंट दे रखा है C2H5O माइनस, ओके, RO माइनस है और यहाँ पर ROH है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जनरेट करेगा मुन्ना, अगर आपको बताऊं, अगर इतना देखने के बाद अगर आप ऑर्गेनिक बेसिक्स तरीका समझते हो तो ये क्या जनरेट करेगा, ये C2H5, ये O- जनरेट करेगा, RO- जनरेट करेगा। और ये सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, ये रिएक्शन देगा, समझ रहे हो। तो ये देखो, अब देखो गौर से देखो, इसके लिए ये वाला जो क्या है, ये वाला ऑर्थो मेटा पोजीशन है, बट इसके लिए क्या है, पैरा पोजीशन। अब तुमको पता है ऑर्थो मेटा पर ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाता है। तो बेटा अगर यहाँ पर ये हमारा आरओ माइनस अगर ये अटैक करता है, ये वाला जो माइनस है ये वाला यहाँ अटैक करता है, तो इस वाले को जल्दी आसानी से हटा सके, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा NO2। तो बेसिकली इस कंपाउंड में मेटा वाला पोजीशन नहीं, ऑर्थो पैरा वाला जो पोजीशन है वहां पर क्या जुड़ जाएगा, C2H5 और यहाँ पर O, और मतलब C2H5O जुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। थोड़ा इसको और बेहतर तरीका से लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको बेहतर तरीका से O C2H5 ये जुड़ जाएगा, और ये वाला पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे कुछ होता नहीं है, यहाँ पर NO2। कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक जो होता है ना, वही रिएक्शन यहाँ पर कर रहा है। तो अब इसके हिसाब से देख लो, कहीं ऐसा ऑप्शन है, ये तो मेटा पे है बेटा, ये गलत हो गया, ये तो किया ही नहीं है कुछ, यहाँ पर दोनों जगह नहीं हो सकता, यहाँ पर एक जगह पे होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर ही एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाता है। अगला क्वेश्चन, इफ A0 इज द बोर एटॉमिक रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, क्या बात है, सॉरी, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछता है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, अगर तुम्हें बोलूं तो तुम बोलोगे सर एक फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है, और n क्या बताता है, कौन सा रेडियस, कौन सा सेल का हमारा यहाँ पर रेडियस ले रहे हो, तो उसके हिसाब से ये कैसे बनता है। अगर आपको पता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाऊँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, बट मैं अगर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट बताऊँ, ये क्या होता है, ये सर्कल है, ये हमको बताता है कि बेसिकली हमारा कौन पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, और अगर हमारा वेवलेंथ n लैम्डा आपको पता होगा, ये हमारा ये वाला कंडीशन पटे होगी, ये n लैम्डा है, समझ रहे हो, और 2π क्या रहा है, अरे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो n लैम्डा अगर 2πr के बराबर हो जाए तो तभी हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फॉलो करता है। अरे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज लाइट की तरह बिहेव करता है, उसी से ये रिलेशन आया है, ठीक है। अच्छा अब बात कर रहे हैं, कह रहा है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट। अच्छा तुमको अगर मैं बोलूं r n की वैल्यू क्या होता है, तुम बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है, ये भी तुमको पता होगा, अरे ये भी तुमको रिलेशन पता होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल पता है। अच्छा सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 यहाँ पर 0.259 होता है, तो वो हम डायरेक्टली कांस्टेंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा बेटा 4² ठीक है, सो सॉरी ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बोला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, और यहाँ पर Z क्या है मुन्ना, Z दिया है अपने को, Z हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए 1, तो R2 कितना आ जाएगा 4। अच्छा अगर मैं तुमको बोलूं यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कितना दे रखा है, A0 विल बी द बोर एटॉमिक रेडियस, तो A0 क्या है, R इक्वल टू, अगर मैं बोलूं n की वैल्यू कितना हो जाएगा, R अगर 1 की वैल्यू तो A0 के बराबर दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या आ जाएगा, अगर मैं आपको बोलूं सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, अरे R1 की वैल्यू तुमको क्या दे रखा है A0, तो R2 क्या आ जाएगा मुन्ना, यहां से निकालोगे तो 4 2 2 जा 4, तो 4 A0 आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे, अरे इसी रिलेशन से यहां से Z की वैल्यू कांस्टेंट को ले जाओ यहां पर रिप्लेस करके, फिर ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, अगर इतना बन गया, इसके बाद यहाँ पर 2πr, R2 की वैल्यू कितना है 4 A0, तो यहाँ हो जाएगा 4 A0 ठीक है, इक्वल टू n इंटू लैम्डा। हमसे पूछ क्या रहा था, लैम्डा पूछ रहा था, तो लैम्डा क्या आ जाएगा मुन्ना, यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा सर मतलब 8π A0 डिवाइड बाय सर n, यही हमारा आंसर आ गया। समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, और अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको आंसर पता चल गया होगा 8π0 डिवाइड बाय n, अब थर्ड आंसर। हाँ इस क्वेश्चन में कुछ लोग बोल रहे थे 4π0 भी 4π A0 भी 2 हो जाएगा, जब n की वैल्यू हम तुम क्या कर दो, मतलब अगर n की वैल्यू 2 ले लो तो, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको दे रखा है कि R0 1 की मतलब पहली रेडियस की वैल्यू A0 है, तो यहाँ से 2 निकाल दो, वैल्यू पुट करो, तो करेक्ट आंसर एक्यूरेट आंसर यही होगा थर्ड वाला। मतलब एटॉमिक रेडियस का रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी 22 जनवरी के शिफ्ट में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन जिंक हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ HCl है, ठीक है। ये क्या करता है मुन्ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है मुन्ना, और यहाँ पर तुम क्लेमेंजन ले लो, जिंक Hg प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो, या NH2 हाइड्रोजन भी ले लो, दोनों क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है मुन्ना CH2, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदल देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बोनिल दिखा सर, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ कार्बोनिल दिखा CH2 हो जाएगा, बेटा ये कार्बोनिल नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, तो एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो सॉरी तो आपको
एक बार फिर कह रहा हूं, सिर्फ ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल क्या हो सकता है बेटा, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, इस दोनों को ये अल्कोहल मतलब एल्केन में बदल देता है, बाकी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन अपना सही है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, बाकी वो वाला ग्रुप वैसे ही रह जाएगा, ईस्टर वाला ग्रुप। अगला क्वेश्चन है मैच 1 विथ 1 मिच 2। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन बोर्ड लेवल के बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैं तेरे को बताऊं मुन्ना MR क्या है, MNBR, एक मैं करता हूं, बाकी कोई ऐसा आंसर है जहां पर, चलो A का 4th या 2, तो A का मैं कर लेता हूं एक, मैं सारे ऑप्शन नहीं करूंगा, ठीक है, तुम अपने मन से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में अभी आ रहा होगा। इधर क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितना आ गया, +2, मतलब समझो, मतलब Mn कितना में है सर, +2 में है, ठीक है। और एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 3d5 4s2, तो s से 2 इलेक्ट्रॉन अपना चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पर ये निकल गया। और जब इतना तुम कर लिए मुन्ना, इसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, D2 है, D2 है मतलब तुम समझ रहे हो, D2 है मतलब तुम समझ रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो मेरी मुन्ना, क्या तुम समझ रहे हो, तुमको ये समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल है, अरे हाँ या ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो भैया अंदर वाला जो D है ये पार्टिसिपेट करेगा, और बाहर वाला यहाँ पर जो हमारा DS, तो मतलब हमारा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, समझे ना, ये D वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो D2 कितना 4 कॉम्प्लेक्शन है, तो DS मतलब DsP2, DsP2, कुछ गड़बड़ किए क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। x -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 2, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ओके यार ये गलत कर दिया ना, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रखा है, यहाँ पर मुन्ना कितना हो जाएगा, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 3d5 है मुन्ना, 3d5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इनर वाला जो है ये नहीं पार्टिसिपेट ले जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3, समझ रहे हो, बाहर वाला sp3 हो जाएगा। sp3 के लिए क्या होता है, सिर्फ टेट्राहेड्रल, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 पैरामैग्नेटिक, पहला आंसर चमका, sp3 पैरामैग्नेटिक, तो ये आ गया, समझ रहे हो, sp3 पैरामैग्नेटिक। अब देख ए का आ गया 4th, तो ए का 4th, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब बी का देख लो, बी का Fe तो Fe क्या है, अब मैं इसको ऑरल कराता हूं, देखो कैसे पेपर में करेंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको समझ में भी आ गया। यहाँ बाहर वाला S और इधर यहाँ इसके बगल में बेटा P था, कोई बच्चा पूछना मत आ जाना सर ये पता नहीं sp3 कैसे हो गया, बेटा ये S है, ठीक है, और ये हमारा p ऑर्बिटल, यही दोनों इंटरमिक्स करके sp3 बनाएगा। अब देखो Fe कितना में है, +3 में, कैसे पता चला, -6 +3, तो एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, समझ रहे हो, तो 3d6 है, 3d6 में तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या बचेगा, 3d5 बचेगा, वीक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब फिर से इसका आंसर आ जाएगा sp3, और हमारा क्या हो जाएगा sp3, अच्छा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो sp3d2, और हमारा क्या आ जाएगा sp3d2, और हमारा पैरामैग्नेटिक, तो b का आ जाएगा 2। किस किस को चमका, जो मैं ये बोला किस किस को चमका, देख मुन्ना यहाँ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब देख यहाँ पर Fe+3 में है, Fe+3 में मतलब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, Fe+3 में मतलब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो बाहर का S, बाहर का P और बाहर का D वाला पार्टिसिपेट करेगा, तीनों मिक्स करके इंटरहाइब्रिडाइज कराएगा, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, A का 4th, B का 2, आंसर सेकंड। ऐसे करके आप चारों ऑप्शन कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आपको पता होता है, CO इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बोनिल, कार्बन डोनर वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर। इस क्वेश्चन में देखो 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज अ हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन। आर्गन मतलब कौन सा एटॉमिक गैस है, आर्गन मोनो एटॉमिक गैस है, ये समझना पड़ेगा, मोनो एटॉमिक गैस। क्यों कह रहा हूं मोनो एटॉमिक गैस, क्योंकि इसके लिए आपको पता होता Cp क्या होता है, 3/5 मतलब 5/2 इंटू R होता है, समझ रहे हो, Cp क्या होता है, 5/2R होता है। अब क्या कह रहा है, एट 1 atm द फाइनल टेम्परेचर एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना, Cp अब फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी में कितना क्या चेंज होगा। एक बात बता मुन्ना, Qp इक्वल टू क्या होता है, NCP/dt। Qp का वैल्यू तुमको एनर्जी दे रखा है, ट्रांसफर दे रखा है, 0 मोल दे रखा है, 5/2, R की वैल्यू तुम्हें 8.3 TF इंटू 290। यहाँ से सॉल्व करोगे, टेम्परेचर अप्रॉक्स एक्यूरेट नहीं आ रहा है, लेकिन 376 के आसपास आ रहा है, 378 के आसपास, तो कौन सा आंसर होगा, 378 के आसपास आप देख लो। उसके अलावा आप 346 के आसपास होता आ रहा था, 346 के आसपास आ रहा था, ये इसको आप सॉल्व कर लेना, 346 के आसपास आ रहा था, 346 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 7 के आसपास, ठीक है केल्विन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 348, ठीक है, 348 अपना सबसे पास वाला आंसर है इसका, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं, और डेल्टा यू कैसे निकालोगे, तो मतलब अरे डेल्टा यू क्या होता है, N इंटू सी बी,
तो मतलब एनसीबी डेल्टा टी होता है, तो एन की वैल्यू कितना रखा है, 1 मोल के लिए हमसे इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, अपना आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस वाला क्वेश्चन था, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे तो आप फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर पा सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब यार ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। अब मैं कितना चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल के लिए मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं देखो तो प्लीज उसको देख लीजिए, इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। देखो क्या कह रहा है, अमाइलोज, अमाइलोज कहाँ है, देखो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिखा रहा है। C1C4 का क्या है, C1C4 का क्या है मुन्ना, प्लांट वाला होता है, तो C1 ए का फोर्थ कहीं दिख रहा है, ए का फोर्थ, बिल्कुल ए का फोर्थ दिख रहा है अपने को। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ए का फोर्थ या तो ये हो सकता है, बी का 1, सी का देख लो, सी क्या है, ग्लाइकोजन है और एमाइलोपेक्टिन है, तो ये एमाइलोपेक्टिन अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सी मतलब क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, अगर मैं बात करूं अल्फा C1C4 होता है और C1C2 प्लांट हार्मोन में होता है, उसके बाद डी क्या होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, देख लेना, कोई बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें मैं टाइम दूं। अगला क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आपको बोलूं दिस वन इज द गुड क्वेश्चन, और मतलब अगर आप बार बार कहता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर से करके जाइएगा अच्छे से। अगर आप देखोगे तो 2 ग्राफ बनता है, अगर आप देखोगे 2 ग्राफ बनता है आपके सिलेबस में, आपको 2 ग्राफ दिया हुआ है। कौन कौन सा 2 ग्राफ दिया हुआ है, एक होता है ये किसके लिए होता है मुन्ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और किसके, इधर आपको दिया होता है मोलर कंडक्टिविटी, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है मुन्ना, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हम मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से लिख रहे हैं, और इधर क्या होता है √C कंसंट्रेशन, तो ये किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलर वे अगर आप मेरे से बात करोगे, एक और ग्राफ बनाया जाता है, कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलो मैं इधर लिख देता हूं ना इसी के लिए, क्यों अलग से ग्राफ बनाऊं, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मुन्ना। अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, अगर आप देखे होगे तो ये वाला किसके लिए है, ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये वाला किसके लिए मुन्ना होता है, ये वाला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाला, तो यहां पर आप देखोगे सडन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली विथ इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मतलब इधर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सडन डिक्रीज मिलता है, तो स्मॉल डिक्रीज नहीं, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज शार्पली विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे बताओगे तो शार्पली क्या होता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। आपको ग्राफ में आपको क्लियर पता चल गया होगा, पहला ही आंसर आपको सही है। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और उसको थ्योरेटिकल में चेंज कर लिया, इजी टू गो। अगला क्वेश्चन, रिपीट 100% रिपीट विदाउट डाटा, 100% रिपीट किससे, 22 जनवरी से, देख लेना जाके 100% रिपीट क्वेश्चन। चलो मैं इसको कराता हूं, इस क्वेश्चन को इसीलिए करा दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चा परेशान होता है। इसको आप अगर 2 तरीका से, मैं अपने बच्चों को जो मेरे से पढ़े हुए हैं, अगर मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखे होगे तो मैं आपको एक चीज पढ़ा के रखा होगा, क्या कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब आपको केपी और पी में रिलेशन हो, तो आप अगर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से अगर करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी से टैकल कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीका से बना सकते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर निकाल के इनटू मोल फ्रैक्शन, वो वाला टर्म है। मैं क्या करता हूं इनिशियली, अगर आपको बोलूं, आप मेरी बातों से एग्री करते होगे, मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं। इनिशियली इसका प्रेशर क्या था, क्वेश्चन में हमको दे रखा है पी प्रेशर है, ठीक है, और यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा मुन्ना, यहां बोलोगे P इंटू 1 - x, इसको क्या बोलोगे, यहां से कुछ प्रेशर कम हुआ होगा तो यहां पर px बना होगा और यहां पर px/2 बना होगा। क्यों, समझ में आया, अरे भैया हाफ जा रहा है तो इसका px/2 ही तो बनेगा, तुमने बोला बिल्कुल हाँ। अच्छा, क्वेश्चन में तुमको दे रखा है कि जो x की वैल्यू है 1 की तुलना में बहुत कम है, तो p इंटू 1 - x चीज को आप अप्रॉक्स px लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 1 - x को ना x लिख दिए, समझ रहे हो। तो अब यहां से अगर मैं बोल दूंगा kp क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर AB का पार्शियल प्रेशर, समझ रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का कितना प्रेशर है, px, समझ रहे हो, इसकी पावर 1, और पार्शियल प्रेशर किसका है मुन्ना, B2 का कितना है, 1/2, पावर 1/2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इधर क्या हो गया px। तो यहां से अगर मुन्ना p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या हो गया, kp इक्वल टू अगर देखोगे तो x की पावर 1, x की पावर 1/2, तो x की पावर कितना आ गया, 3/2, इधर हो गया p की पावर क्या, 1/2, और इधर कितना आ गया, 2 की पावर 1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोला, सेम क्वेश्चन में कराया हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ साइड आप स्क्वायरिंग करोगे तो मेरे मुन्ना क्या आ जाएगा, यहां से अगर आ जाएगा आपको kp², ठीक है, इक्वल टू x की पावर क्या हो जाएगा 3 और p डिवाइड बाय 2, इधर इसको 2 को इधर ले जाओ तो x³ इक्वल टू क्या आ जाएगा मुन्ना, 2kp² डिवाइड बाय p, तो यहां से x क्या निकल जाएगा, अंडर रूट मतलब क्यूब रूट आ जाएगा 2kp² डिवाइड बाय p। अगर यही क्वेश्चन को एक बच्चा पता है क्या करेगा, वो बोलेगा सर हमको ऐसे नहीं करना है सर, तो हम बोले कैसे करना है सर, मेरे टीचर ऐसे नहीं सिखाए, कोई बुराई वाली बात नहीं है मुन्ना, इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 0 0, यहाँ 1 - x, फिर पार्शियल टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकालो हर एक का, फिर मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही आएगा। बट मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आप इसी तरीका से कीजिएगा, आसानी से बन जाता है, टाइम बचता है और आपका कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने,
फिर से कह रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन। जो बच्चा पीरियोडिक टेबल में बार बार 4 टॉपिक का नाम कहता हूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे अगर करके जाओगे तो आपको और एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अ एलिमेंट हैज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 374। आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मेटल जितना अच्छा होगा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? गुड। हमको क्या पूछ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है, और वो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एबीसीडी आयनिक कैरेक्टर। ओके, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? आयनिक कैरेक्टर, समझ रहे हो? आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर के लिए बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। अरे मेटल नॉन मेटल के बीच में ही तो बॉन्ड बनता है। और मेटल का क्या होता है? मेटल का क्या होता चाहिए? लो क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो ई एक ही हमारा क्या है? मेटल है। तो यहाँ पर ई हमारा क्या है? एक मेटल है। बट यहाँ नॉन मेटल के लिए क्या होना चाहिए? जितना ज्यादा हाई ई होगा, हाई ई होगा, उतना अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा हाई ई किसका है? हाई ई के साथ अगर ये तो देखो सब में सेम है, तो सबसे ज्यादा जिसका हाई ई उसके ज्यादा उसका क्या हो जाएगा हमारा? मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हाई किसका है? 328 है किसका? ए का। 349, 325, तो 349 विल बी आवर सेकंड, तो मतलब बी वाला, यानी ई बी जो बनेगा मुन्ना वो सबसे बेहतर वाला बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा? 328, तो यानी ई ए वाला बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा? ई सी वाला बनेगा। और सबसे खराब बनेगा ई डी वाला। ये क्या है? आयनिक कैरेक्टर। कैसे निकाला समझ में आया? कैसे निकाला समझ में? एप्लीकेशन है यार, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। कैसे समझ में आया? मैंने देखा कि यार एक बात बताओ, हमको आयनिक कैरेक्टर है तो आयन में क्या होता है कि मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? मेटल के लिए क्या होना चाहिए? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। और नॉन मेटल के लिए क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आयन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 आयन है, ठीक है। तो चारों आयन ए बी सी डी, और चारों के हमको दे रखे हैं ये वैल्यू। जिसका हाई ये वो सबसे ज्यादा हमारा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ सबसे ज्यादा अच्छा आयनिक कैरेक्टर बनाएगा। बस कॉन्सेप्ट यूज किया और आंसर पा गया। बार बार मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपको इजी आते हैं, बस आपको परेशान नहीं होना है, कर ले जाओगे। अब IUPAC का क्वेश्चन आया, भैया इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखो, कोई आंसर पाओ। कह रहा है CS3। पहला देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, CS3 इधर CS2, इसका मैं इधर ही नंबरिंग करता हूँ, इसका मैं नंबरिंग इधर ही करता हूँ ताकि आपको टाइम बचा लूँ और थोड़ा सा और बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ। देखो अगर 1 2 3 नंबर पे 1 2 3 कार्बन, बट यहां पर देखो इधर से इथाइल है इधर से मिथाइल है, तो नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा। समझ में आया? 6 7 समझ में आया क्या बोला? अगर इधर से करते 1 2 3 3 पे मिथाइल है, इधर से 1 2 3 पे इथाइल है, तो नंबरिंग इधर से करे तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 3 हमारा क्या आ जाएगा मुन्ना? इथाइल, 5 मिथाइल और कितना? हेप्टेन। हेप्टेन या 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। पहला का 2 तो आ गया, ठीक है। इधर को दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन अगर ऐसे करोगे तो गड़बड़ कर सकते हो। तो देखो एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है मुन्ना? इधर CS3, ठीक है मुन्ना, इधर CS3, ठीक है मुन्ना। और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन का CH2 और इधर CS3। इसी को होल क्या लिखा है? C3H7। और इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH2, ठीक है मुन्ना, और इधर CH2 इधर CS3। तो हमको देखो जैसे ही हमने किया उसके बाद हमको लॉन्ग चेन दिखना स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। सर 4 पर 2 हमारा कार्बन है, 4,4 डाई मिथाइल, और सर हेप्टेन 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको ओपन करके लिखना है। सो सॉरी, ए का 2 बी का थर्ड, ए का 2 बी का थर्ड, सी भी करा ले रहा है, यही कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। क्यों? डबल बॉन्ड पास में आया तो सर इसका नाम इधर से करेंगे, तो 2 मिथाइल, ठीक है मुन्ना। और इसके बाद 1,3 हेप्टाटाइन। अरे यार ये हो गया, 4th आ गया। आंसर कहीं दिख गया? कहीं दिख गया? ए का 2 बी का 3 सी का 4 डी का 1। तो ये तो बच गया, यही होगा। इधर नंबरिंग किधर से होगा? अरे इधर से होगा। घबराने वाली कोई बात थोड़ी ना है, घबराने वाली बात थोड़ी। डबल बॉन्ड, अरे यार सबसे ज्यादा किसका प्रायोरिटी होता है बेटा? ऐसे मत देखो, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये ऑर्डर होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, और उसके हिसाब से हम नंबरिंग कर रहे हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 70 नंबर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखे होगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम बोल रहा हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें ना आप थ्योरेटिकल वाला पोर्शन किए होगे ना, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ बार बार। क्या चीज? देखो मैं रिपीट कितना बार बोल चुका हूँ, पता नहीं तुम देख के जा रहे हो कि नहीं देख के जा रहे हो। अब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। अगर NCERT एग्जाम्पलर मेरे चैनल पे आपको पूरा मिल जाएगा, आप जाके देखिए सब में। प्रीसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, मैंने क्वेश्चन कराया है, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। देख मुन्ना, पहला क्या कह रहा है? वेट ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर। नहीं भैया, इसको मास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड, नहीं इसको बोल्ट बोलते हैं। अरे यार W = mg,
तो मास मतलब वेट क्या होता है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटी, तो उसको दोनों गलत हो गया, पहला के दोनों स्टेटमेंट गलत। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड इन अ सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर भी लो, अच्छा तुमको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर। तो सर अगर हम बात करेंगे सर, अगर 273 से जैसे नीचे आएंगे तो सेल्सियस स्केल में नीचे हो जाएगा। अच्छा चलो एक मैं बात की, अगर तुम आ रहे हो तो कुछ सीख के चले जाओ। C माइनस 0/273 इक्वल टू C माइनस 0/273 कहाँ से लिख रहा हूँ, इक्वल टू 100, K माइनस 273/100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 180। ये रिलेशन ब्रह्मास्त्र है, फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा, बायोलॉजी में भी काम देगा। जब जब टेम्परेचर जिंदगी में आएगा तब तक सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट को आप इंटरचेंज कर सकते हो। एक ब्रह्मास्त्र रूल दे रहा हूँ, इसको याद करके रखना मुन्ना, भूल मत जाना, नहीं तो बाद में मेरी याद आएगी जब ये क्वेश्चन आएगा आपको टेम्परेचर चेंज वगैरह करने का। तो आप इसके हिसाब से कुछ नहीं था यार, इस क्वेश्चन में तो बन गया, खेल अपना खत्म हो गया। ये वाला भी सही है, CD सही है। प्रिसीजन रिफर टू द क्लोजनेस, आपको एक अगर मैं याद हो, अगर मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखे होगे, मैं फिर उम्मीद करता हूं देखे होगे, तो आपको बहुत प्यार से ना ग्राफ बनाया गया होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे करके मैंने आपको एनसीईआरटी के टेबल में भी अगर आप देखे होगे ना, तो एनसीईआरटी के टेबल में भी देखोगे तो दे रखा है। और वहां पर वो क्या करता है, ध्यान से समझो, वहां पर वो क्या करता है, बीच में ना ऐसे करके एक वो बना दिया, और फिर उसके बाद यहाँ ले जा रहा है, 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 यहाँ। तो वो बोल रहा है कौन प्रीसाइज है, अगर मैं अलग अलग पॉइंट का नाम दे दूं तो इसमें से कौन प्रीसाइज है और कौन एक्यूरेट है, वो आपको एनसीईआरटी, मैं बहुत तरीका से कर रहा हूं। तो प्रीसिजन मतलब होता है कितना पास में, क्लोजनेस, जो टारगेट पॉइंट है ना, टारगेट पॉइंट के पास में तुम कहां पर हो, टारगेट पॉइंट के जो जो पास में होता है क्लोजनेस, और एक्यूरेसी होता है कितना सही तरीका से आप पहुंच पा रहे हो। सॉरी। तो यानी हमारा CDE वाला हमारा आंसर क्या है, सही है मुन्ना, बाकी के आंसर हमारा क्या हो गए, गलत हो गए। समझ में? शुरू के 2 स्टेटमेंट गलत है, नीचे के 3 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन A to B, देखो ये रिपीट हो गया, सॉल्यूशन का एक और क्वेश्चन आया था, A to B है मुन्ना, ठीक है। डिसोसिएट हो रहा है कितना परसेंट, 30%, तो इधर कितना आ जाएगा 2A प्लस में प्लस मुन्ना क्या आ जाएगा, B माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 30% डिसोसिएट हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, तो वन सबमेन फैक्टर की वैल्यू मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, I इक्वल टू क्या होता है, N माइनस अल्फा इक्वल टू डिसोसिएशन इक्वल टू ना, अल्फा इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, I-1 और N-1। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास के सबसे पहले ही कहानी पे बताया था, और ये कहाँ से जनरेट होता है ये भी आपको पता होता होगा, सॉल्यूशन चैप्टर अगर आप पढ़े होगे तो ये आपको पता होगा। अब कुछ नहीं करना है यार, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो। और अच्छा हाँ, इसके लिए n की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर, यहाँ देखो 2n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा बेटा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करो अल्फा, अल्फा कितना है 30% है इक्वल टू I-1, I-1 है 30% एंड 30/100 होगा I-1, तो I की वैल्यू -1, और यहाँ पर कितना वन सबमेन फैक्टर पूछ रहा है, I की वैल्यू 3-1। तो यहाँ से कितना निकल गया मुन्ना, ये निकल गया ये कितना निकल गया 0.3 इक्वल टू कितना निकल गया I-1, और इधर कितना निकल गया 2, तो I-1 इक्वल टू कितना निकल गया 0.6, तो I इक्वल टू कितना निकल गया 1.6 इंटू 1.6 I की वैल्यू आ गया। तो इसको हम थोड़ा सजा के लिख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमको सजा के दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर क्या आ गया अपना, न्यूमेरिकल आंसर क्या आ गया 16 विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये रिलेशन होते हैं, जब डिसोसिएशन 100% होता है तो I की वैल्यू n के बराबर हो जाता है, मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अच्छा ये कहाँ से आता है, एक बच्चा पूछेगा सर ये मास्टर पता नहीं कहाँ से बता दिया, चलो मैं बताता हूँ भाई। मेरा स्थिति ना थोड़ी सी गंभीर है, बट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ए बी अगर मान लो एक दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है, बता देता हूँ ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है। ए बी मॉलिक्यूल है, इधर मान लो A प्लस, और अगर B माइनस में जा रहा है तो हमको पता नहीं है कितना डिसोसिएट हुआ है, तो हम इधर मान लेते हैं इसके पास पहले क्या था N मोल था, ठीक है मुन्ना, इधर क्या था 0 या 0 था, एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, इधर N इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ले लिए, इधर क्या बन गया N अल्फा, और इधर क्या बन गया N, इसको अब अल्फा मत मानो, अब इधर N अल्फा गया ना, इधर N अल्फा गया ना, तो ये क्या, अब हमको पता नहीं है ना कितना मोल जा रहा है, तो तुम क्या मान लो N मतलब N Y मान लो। अब हम डिसोसिएट हुआ ये कितना गया हमको नहीं पता, ये फॉर्मूला रिलेशन बता रहा हूं, तो ये मान लो x इंटू अल्फा, और इसको मान लो y इंटू अल्फा, समझ रहे हो, मान लो इतना डिसोसिएट हो गया, ठीक है मुन्ना, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देख I की वैल्यू क्या होता है डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, तो I इंटू N इंटू उसको क्या करोगे N इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, समझ रहे हो, डिवाइड बाय इनिशियली कितना था n, तो तुम गौर से देखोगे यहाँ से, और x प्लस वाई यहाँ पर अगर कॉमन ले लोगे n इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा को कॉमन ले लियो तो x प्लस वाई, और x प्लस क्या था टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है ना, इसी को हम n से रिप्लेस कर दिए, इसी को किससे रिप्लेस कर दिए n से, तो जैसे n से रिप्लेस करोगे ना मुन्ना इसको n से, तो यहाँ से ये हमारा ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला जनरेट होकर आपको यहाँ पर आ जाएगा। इट विल टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, तुमको मैं समझा दिया, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ, आप पढ़े होगे समझ में, वेयर
x प्लस वाई इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ मोल, और यहां से कॉमन लेके निकाल के ये वाला फॉर्मूला जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड अल्कोहल फिनोल ईथर किए होगे तो आप CrO3 क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो मैं करके दिखा देता हूं। CrO3 क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर OH है, यहां पर OH है। CrO3 क्या मुन्ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दोनों के दोनों अच्छा हाँ, दोनों के दोनों हमारा उसको किस में बदल देगा, कीटोन में बदल देगा, समझ रहे हो ना। इसको किस में बदल दिया, कीटोन में बदल दिया। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA, मोआ बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सोआ बोलते हैं। जो मेरे से पढ़ा होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं बढ़ा रखा हूँ। ये क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है मुन्ना, इधर OH है, इधर OH है, ठीक है मुन्ना। ये क्या करता है, अब देखो ये हमारा क्या एल्डिहाइड, ये क्या कीटोन, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, तो ये वाला ग्रुप इसका 1 मोल लिए, अगर एक से ज्यादा मोल लिए होते तो कुछ सोच सकते थे, अभी एक ही मोल है, तो ये जाके क्या करेगा, इस पे जाके अटैक और एसिटल ग्रुप बना लेगा। क्या बना लेगा मुन्ना, एसिटल ग्रुप बना लेगा। और यहां पर क्यों एसिटल ग्रुप बनाया, उसके पीछे आपको समझने वाली बात समझ में आ गया होगा। इधर आ गया OH, इधर आ गया क्या मुन्ना, सॉरी, हाँ इधर आ गया क्या O, इधर क्या आ गया मुन्ना, ध्यान से समझो, इधर आ गया O, समझ रहे हो, ये ग्रुप जाके इस पे अटैच हो गया, जुड़ गया, समझ रहे हो, OH OH अटैक किया और पानी हमारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया है। और जब इतना बन गया, तो इसके बाद क्या कर रहा है, फिर तुम क्या लगा रहे हो, C3, मतलब अगला ला रहे हो तुम CH3MgI, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये वाला प्रोटेक्ट कर लिया है ग्रुप, तो इसी वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। एक सेकंड दे दो, एक अर्जेंट कॉल किसका है भाई, समझ रहे, यहां तक कोई समझने में दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। अगर यहां तक समझने में दिक्कत है तो जल्दी से बता दो मुन्ना, अगर यहां तक समझने में दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, हाँ या ना, ठीक है। हाँ चलो, यहां तक समझ में आ गया। ये जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, और इधर बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा मुन्ना। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपको मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर आ जाएगा OH हाइड्रोलाइज, इसके बाद देखो ना वाटर भी लिए होंगे H3O प्लस, तो वाटर, और ये हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बन जाएगा, CH3। इधर वाला ग्रुप को मैं कैसे लिखूं, यहां पर ये हो जाएगा इधर और इधर, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, रुक जा यार स्पेस नहीं है, इसको मैं ना नीचे इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं नीचे इधर लिख रहा हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मुन्ना, इसको नीचे यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इधर क्या हो गया, OH आ गया, और इधर हमारा क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया, ठीक है। ऑक्सीडाइज करोगे ना, इधर OH OH, एक कार्बन पर OH, वाटर बाहर निकल जाएगा, पूरी कहानी। तो C डबल OH नहीं, CHO बनेगा ना, फिर से CHO बन गया, CHO। उसके बाद हमारा क्या करेगा, रिड्यूसिंग NaBH4 के साथ, तो NaBH4 के साथ क्या करेगा यार, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल बना लेगा। तो हमसे 0.1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग मोल पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं सॉल्व करके लाया हूँ, बता देता हूँ आपको। इसका जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, इधर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, NaBH4 क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूस कर देगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा, समझ रहे हो, दोनों को रिड्यूस करके फाइनल हमारा ये वाला बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CHO। और इसका जो मास निकलेगा ना, वो 130 ग्राम निकल रहा है। ये जो हमारा फाइनल कंपाउंड बन रहा है ना, इसका जो ये मास निकल रहा है, कितना ग्राम निकल रहा है, 130 ग्राम, समझ रहे हो, 130 ग्राम। और जब 130 ग्राम निकलेगा तो 0.1 मोल के अबाउट कितना हो जाएगा, अरे एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो 0.13 अबाउट के बाद 13 ग्राम निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके लाया हूँ, बच्चे को मैं भेज देता हूँ, जो मेंटरशिप में बच्चे हैं ना, उसको मैं क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन पहले सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगा है, आई एम अनेबल टू रिकॉर्ड नाउ। तो अब कह रहा है हमारा कि द मोलर मास ऑफ द वाटर इन सोल्यूबल प्रोडक्ट, ये रिएक्शन आपको NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा ये हमारा क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल, ये भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। अरे इस वाटर में डालते हो ना, H2CO3 बना लेता है, तो इसका मास पूछ रहा है, Fe3O4 का मास पूछ रहा है, तो 3 इंटू कितना मास दिया हुआ है मुन्ना, Fe का नहीं दिया हुआ है। आयरन का कितना होता है, 27 दूनी 54 होता है, प्लस 4 इंटू 16, ऐड कर लो मुन्ना, इसका कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 1 16, प्लस इधर कितना आ जाएगा 64, इधर कितना आ गया मुन्ना 6, इधर आ गया 6 6 12 के 2, 4 2 6 6 12 के 2, हाथ में 1, इधर आ गया 226। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, यही है, एक बार कैलकुलेशन इसका जल्दी से देख के फिनिश करते हैं इसको भी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 2 इंटू 56 होता है ना मास, गलत ले लिया मैं, जस्ट एक सेकेंड दे दो यार। इसका कितना मास होता है 56 प्लस कितना हो गया 3 इंटू 16, Fe3O4 है ना, Fe2O3 है,
यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत है, Fe2O3 बनाएगा, Fe2O3, समझ रहे हो? तो Fe2O3 का निकालना है। वही मैं सोच रहा था ये मास गलत क्यों आ रहा है। क्या हो जाएगा 2 इंटू 56 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 इंटू 16। तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ रहा है मुन्ना, 160 ग्राम। समझ रहे हो? आसान क्वेश्चन था यार, आप कर लेना। अब इतना कैलकुलेशन कर दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ सिग्मा ऑफ पाई बॉन्ड, अब इस क्वेश्चन में क्या ही बोलूँ मैं। हेक्स 6 कार्बन बना दो, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या कह रहा है 1,3 डाइन, तो 1 1 2 3 4 5 6, 1,3 डाइन और 5 आइन, तो 5 आइन ट्रिपल बॉन्ड। अरे यार इसके बाद क्या करना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है बेटा। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, समझ रहे हो? इधर क्या जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या जुड़ेगा, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन। तो सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। देखो भैया 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 10 सिग्मा प्लस 10 ही था ना, कोई छूटा तो नहीं? हाँ यहाँ छूटा ना, 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगा ना, तो 11 सिग्मा। तो सिग्मा कितना आ गया मुन्ना, 11 सिग्मा, 11 सिग्मा। पाई कितना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 4 पाई, 4 क्या निकल गया पाई। तो कितना निकल गया टोटल 15। आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा अपना 15 विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो इस क्वेश्चन का? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है? कह रहा है ईच वन ऑफ देम ट्रीटेड विद HCl 0 पॉइंट मोस्ट बेसिक। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था, मोस्ट बेसिक क्या होगा। यहाँ पर क्या बेटा लोकलाइज्ड है, यहाँ पर क्या बेटा डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर क्या लोकलाइज्ड है, यहाँ पर लोकलाइज्ड है। तो मोस्ट बेसिक यही वाला हो जाएगा, मोस्ट बेसिक यही वाला आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब इसका रिएक्शन देख लो मुन्ना, अब इसका रिएक्शन देख लो। अब आप एसिड बेस रिएक्शन कराओ और जिंदगी में खुश रहो। NHCH2 NH2 मोस्ट बेसिक क्यों? क्योंकि भैया इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है, प्लस किसके साथ, HCl के साथ। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या बनाएगा CH2 और यहाँ बन गया NH3 प्लस Cl माइनस। अब हमसे इसका मोलर मास पूछ रहा है, मोलर मास निकाल के 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसका मोलर मास मैं बता ही देता हूँ कितना। मैं अभी कैलकुलेट करने की स्थिति में नहीं हूँ, आप समझ जाना मोलर मास कितना होता है मुन्ना, ठीक है? मोलर मास ऑफ बेंजीन देखो, गिवन मास दे रखा है ना, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन हम निकालता हूँ, मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजाइल अमाइन, ये वाला है बेंजाइल अमाइन। इसका कितना हो जाएगा 1/0.7, तो इसका कितना निकल गया 0.00। ये कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, सॉल्व करके लाऊँ, फिर कह रहा हूँ इतना मोल। अब देखो मुन्ना HCl का मास 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, ठीक है? तो HCl का लिए कितना बन रहा है, इसका भी 1 मोल से 1 मोल चाहिए होता है। तो मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, अरे इतना मोल, जितना मोल तुम्हें ये दे रखा है 0.00934 इंटू HCl का मास कितना होता है 36.5 होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो थोड़ा पूछ लेना इसको। अच्छा ये क्या होता है, ग्राम में आया है, ग्राम में आया, मिलीग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ग्राम आ जाएगा 341। समझ में आया कैलकुलेशन? 341 ये मिलीग्राम में आया, और यहाँ जो आया था ये मिलीग्राम में आया था। ये वाला किस चीज में है बेटा, ये मिलीग्राम में है, ये वाला मिलीग्राम में है, समझ रहे हो? तो मिलीग्राम से हम ग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। इसी के साथ मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन किया है। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, एनर्जी थोड़ा मेरा डाउन था, क्योंकि मैं आप लोगों का पेपर पास में है, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। अब मैं हो सकता है 1-2 दिन जिस कंडीशन में हूँ, मुझे नहीं लगता मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से पूछ लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ जाइए, वहाँ से मेरे को DM कर लीजिएगा। बट जी जान लगा के मेहनत करते रहिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। एक बात याद रखना, अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे ना, मेरी ये कंडीशन के बावजूद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैंने पूरा 1 घंटे के आसपास का पूरा सीजन आपको रिकॉर्ड करके दिया, ताकि आपको पढ़ाई ना रुके। अब इसके पास आपका बस 1 शिफ्ट का बचता है, पेपर 29 का सेकंड शिफ्ट, उसका मैं सॉल्यूशन, हैंड रिटेन सॉल्यूशन लिख के मैं आपको दे दूंगा। समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, अगर मैं स्थिति सही में रहूंगा तो रिकॉर्ड कर दूंगा, अदरवाइज ये आपका लास्ट सीरीज का वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हो 90+% ऐसे लोग हैं जो चैनल को देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बुरा लगता है यार, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको रिजल्ट के बाद इसी चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फायदा में रहेंगे। पूरे सेशन को देख लीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ फिर भी समझ में नहीं आएगा, वेलकम टू कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर 1-to-1 जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त।